हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आजकल एक जो है सिनेरियो चल रहा है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, स्पेशली रिपब्लिक डे के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन एक ये वाली वीडियो जो है इसमें हमें काफ़ी चीज़ें आइडिया होने वाला है कि क्या चीज़ रियलिटी है और क्या नहीं। इससे पहले हमने मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो देखी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी और काफ़ी गुस्से का इजहार किया था। ये आरजू आज़मी और कौल धनवीर सिंह सर जो हैं, इनकी वीडियो पे आज हम लोग देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। फर्स्ट टाइम मैं सुनने वाली हूँ इनको। बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे साथ हैं कर्नल दानवीर सिंह, जिनको आप जानते ही हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी सर होते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, जो कुछ फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है और बहुत ज़्यादा वो बढ़ता चला जा रहा है। अब उसमें एक खालिस्तान मूवमेंट की भी एक हम देख रहे हैं कि बात हो रही है और आईएसआई का नाम भी लिया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। प्लेजर मैम, वेरी गुड सर इवनिंग। सर ये सब कुछ क्या चल रहा है और इतने दिन से? पहले तो ये कि गवर्नमेंट से आपकी ये कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? अब इसमें आईएसआई का नाम भी आ गया है और अब इसमें खालिस्तान की बात भी होनी शुरू हो गई है। और एक चीज वैसे सर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमेशा ये होता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ गलत हो, इस तरह के प्रोटेस्ट हो या कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो कहते हैं जी भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है। और यही चीज भारत में भी होती है कि अगर कुछ हो जाए तो फौरन ही आईएसआई और पाकिस्तान का नाम आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इस तरह की कोई बात है या सिर्फ कहने सुने की बात है गवर्नमेंट से, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा इस वजह से वो पाकिस्तान पे डाल रही है? देखिए, ये जो फार्म प्रोटेस्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट है। ये फार्म लॉस के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट ऐसी करके बनाई गई है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि फार्म लॉस से क्या तकलीफ है ये अभी तक कोई बता नहीं पाया है। और ये बोला जा रहा है कि पूरी जमीनें जो है फार्मर्स की कॉर्पोरेट हड़प लेंगे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे सीए के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था, मुसलमानों को डराया गया था कि अब आपके कागज मांगे जाएंगे और आपको देश से निकाल दिया जाएगा, मुल्क से निकाल दिया जाएगा, या आपको पाकिस्तान में धक्का दे दिया जाएगा या बांग्लादेश में दे दिया जाएगा, और जो बचे कुचे लोग होंगे उनको बे ऑफ बंगाल में डुबा दिया जाएगा। ऐसी ऐसी बेहुदा बातें हुई और मुसलमानों को बेचारों को शाहीन बाग जैसे कई सारे जगहों पर बैठने पर मजबूर किया गया। कई जगह पर उनके खिलाफ पुलिस एक्शन हुए और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ। बहुत सारे लड़के बरगलाने में आ गए और तोड़फोड़ करी, जिसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और आज मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में आ गया है कि उनका कितना बड़ा मूर्ख बनाया गया उन नेताओं द्वारा जो लेफ्ट लीनिंग है। और हमारे यहाँ पर ये एक प्रवृत्ति है कि जितने भी जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ये एक बहुत ही एंटी नेशनल नैरेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते, उसका रीजन है ये लोग नहीं चाहते कि नेशन स्टेट मजबूत हो, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक अगर नेशन स्टेट मजबूत होता है तो वो अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्राइम करता है। सो दे डू नॉट फेवर अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो कोई भी चीज जो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाती है उसके बरखिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो लोग
शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में थे, बिल्कुल वही लोग किसान प्रोटेस्ट में भी हैं, और आगे भी कोई चीज होगी तो वही लोग वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। फर्क ये है कि शाहीन बाग में कुछ इस्लामिक संगठन थे जिनका संचालन, जिनको कोऑर्डिनेट ये लेफ्टिस्ट कर रहे थे। यहाँ पर कुछ किसान संगठन है, फार्मर यूनियन है, जिनका संचालन या कोऑर्डिनेशन ये लेफ्टिस्ट नेता कर रहे हैं। इनका डे वन से फार्म लॉ या फार्मर से कोई लेना देना नहीं था। जब पहले दिन मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के अंदर ये तख्तियां लटका के आ गए यस और नो, यानी कि इनको पता था कि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हम बात करने जा ही नहीं रहे, हम वो चीज मांग रहे हैं जो कि गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये आरजू जी आप मानेंगी कि अगर आप उन कानूनों को विड्रॉ कराते हैं जो कि एक पार्लियामेंट ने पास किया है, हिंदुस्तान के अंदर इंतखाब हुए, उसके बाद में एक सरकार चुनी गई, सरकार के बाद में पार्लियामेंट के अंदर ये इशू डिस्कस हुआ, डिबेट हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद में ये लॉ बना। ये पिछले कई सालों से ही चल रहा है। जितनी भी ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सबके मैनिफेस्टो में इसी फार्म लॉ की बात करी गई है कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो हम ये लागू कराएंगे। अब लागू करा दिया इन सब के जो दुश्मन है मोदी जी ने, तो अब ये घबरा गए। घबराने के बाद में फिर इन्होंने ये खड़ा कर दिया किसान प्रोटेस्ट, और यस और नो की तख्ती लटका के चले गए। तभी से मालूम था और सबको मालूम था कि ये लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी टाइप की टॉक्स में, और इनका मुद्दा कुछ अलग है। डे वन से ये चाह रहे थे कि गोली चले, गाली चले, कुछ किसान मर जाएं, और उसके बाद में उनको मार्टियर बना के, शहीद दिखाकर, और पूरे देश के अंदर एक माहौल एनार्की का पैदा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो राम और श्याम है, यानी कि मोदी और अमित शाह है, ये बहुत ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स से आए हैं। एक व्यक्ति वो है जो पोस्टर लगाया करता था, बिल्कुल, जो आज होम मिनिस्टर है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो कि स्टेशन पे चाय बेचा करता था। अगर आप थोड़ी सी बारीकी में जाएंगे तो जो चाय बेचता है, जो पोस्टर लगाता है, उसने क्या क्या जिंदगी में देखा होगा। आप एक YouTube चैनल चलाती हैं, आपको बखूबी मालूम है कि आपको YouTube चैनल चलाने में कितने लोग अड़ंगे डालते हैं, कितना आपको परेशान हैरेस करते हैं। तो अगर उस लेवल से ये लोग उठ के मेहनत से और अपनी मुशक्कत से ये वहां पर पहुंचे हैं कि एक होम मिनिस्टर है और एक प्राइम मिनिस्टर है, तो आप समझ के चलिए कि इनको जमीनी हकीकत कितनी गहराई से मालूम होगी। और यही चीज का मुजाहरा इन्होंने इस पूरे फार्म एजिटेशन को हैंडल करने में किया। जो गिद्ध ये इंतजार में थे कि लाशें गिरेंगी तो हम उन लाशों को नोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो हमारे प्यारे गिद्ध हैं, उनको वो अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि लाशें गिरे, क्योंकि लाशें गिरने नहीं दी गई। नहीं, बिल्कुल आपने कहा, जो आपने कहा कि गवर्नमेंट फेल हो गई इनको कंट्रोल करने में, लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट बिल्कुल फेल नहीं हुई। गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से इनको सब कुछ दिया सिवाय एक चीज के, जो इनकी डिमांड थी यस और नो वाली, कि आप फार्म लॉज को खारिज कर दें। तो फार्म लॉज का खारिज करने का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारा मन करेगा 100, 200, 1000, लाख लोग इकट्ठे होंगे, दिल्ली के चारों तरफ बैठ जाएंगे, नारेबाजी करेंगे और हम अपने मर्जी से हिंदुस्तान चलाएंगे। हमें कोई पार्लियामेंट और कोई इस सब की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवालिया निशान खड़ा था हमारी जमहूरियत के सामने। तो इसको बड़े तरीके से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, जिनको मैं राम और श्याम कहता हूं, बहुत सफाई से बड़े तरीके से इसको झेला। इन्होंने इनकी सारी बातें मान ली, यस और नो के अलावा बाकी सारी बातें मान ली, लचीलापन दिखाया, अकोमोडेशन दिखाई, इनसे दसियों बार बात करने की बात करी, और लेकिन ये अपनी डिमांड पर अड़े रहे, क्योंकि इनको पता था गवर्नमेंट नहीं मानेगी, और गवर्नमेंट मान गई तो इनकी बल्ले बल्ले है, और वैसे नहीं मानेगी तो भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमारे गिद्ध तैयार है, लाशों का इंतजार है। और 26 जनवरी की जो कार्रवाई हुई ये भी इसी तरीके से हुई।
पुलिस को बड़े सख्त आदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के ऊपर गोली नहीं चलानी। और उसका नतीजा ये हुआ कि किसानों ने अपने ही गले में, मैं किसान नहीं कहूंगा, ये किसान नहीं थे, किसानों के पास फालतू का टाइम नहीं है। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मेरा भी गांव नजदीक में है और मेरी खुद की खेती है। तो मैं वहां पे जब बात करता हूँ, मेरा आना जाना होता है, तो वहां पे किसी को इस बकवास से मतलब नहीं है। जिन लोगों को मतलब है वो मैंने बता दिया, उनको मैंने गिद्ध की श्रेणी में रखा है। तो उनका जो गेम प्लान था वो फेल हो गया। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू जब हमारी इस मुद्दे पर हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 फार्म यूनियंस जो है वो इस पूरे तमाशे से अलहदा हो गई हैं, वो वापस चले गए हैं। बहुत सारे फार्मर जो हैं सो कॉल्ड वो वापस चले गए हैं, कई इनोसेंट लोग भी थे। लेकिन ये जो बदमाश एलिमेंट थे, इन्होंने इस पूरे खेल को हाईजैक करके और एक नैरेटिव सेट करने की इस मुल्क में कोशिश करी, जिसमें वो विफल हो गए हैं। और अब बहुत सारी FIR लॉन्च हो गई हैं और अब इन गिद्धों के ऊपर कार्रवाई शुरू होने वाली है। और अब पूरा नैरेटिव हिंदुस्तान में बदली हो गया है। जो थोड़ी बहुत सिंपैथी थी वो भी अब सिंपैथी इनसे गायब हो गई है। तो ये स्थिति है, ये एज फार एज किसान आंदोलन इज कंसर्न। और दूसरा जो आपका सवाल है कि ISI और खालिस्तान, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक ही सांस में बोल दूं, नहीं तो सर बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से भारत में हुआ। और मुझे बहुत अफसोस है सब कुछ देखकर, और बड़े दिनों से ये हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके बाद 26 जनवरी को ये बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो गया। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की है साउथ एशिया में, स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि हम में से किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो दूसरा बहुत खुश होता है। ये पता नहीं क्यों हम लोगों की एक नेचर सी है। मैंने देखा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था कल से, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उस पे पाकिस्तान के कई जो लोग थे उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, हमारे मीडिया में भी, हमारे ट्विटर्स पे भी। और इस तरह से बहुत ज्यादा लोगों ने बात की हर जगह सोशल मीडिया पर, जो कि बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अच्छा लगा। इसी तरह से अगर कुछ पाकिस्तान में होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं हमारे, वो खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन सर फिर भी यहाँ पर आप क्या समझते हैं? ISI का नाम आया, खालिस्तान का नाम आया, वहां का वो फ्लैग लगाने की कोई कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता वो खालिस्तान का फ्लैग था या वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग था, येलो से कलर का कुछ था। तो क्या समझते हैं आपके यहाँ पे ISI का नाम और पाकिस्तान का नाम क्यों आ गया? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। आपके सवाल में, एक सवाल में 3 सवाल थे। सबसे पहला सवाल ये था या इजहार था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक दूसरे की बर्बादी पर जश्न मनाया जाता है, खुशी का इजहार किया जाता है। और बिल्कुल किया जाता है, ये आज से नहीं, ये 1947 से किया जा रहा है, जब मेरे मुल्क को तकसीम किया गया नफरत की बिना पर। तो मेरे मुल्क के जो बाशिंदे थे वो आज तक उस चीज का अफसोस मनाते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क था, हमारे मुल्क को का बंटवारा हो गया और अंग्रेजों की मिलीभगत के साथ एक मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, जिसमें लाखों लाखों लोग बेघर हो गए। दोनों तरफ से, हिंदुस्तान से भी लोग बेघर हुए, पाकिस्तान से भी लोग बेघर हुए। हजारों लाखों लोग का कत्ल हुआ, कितनी सारी औरतों की इज्जत के साथ खेला गया। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप इसको सोच के देखिए कि कितनी बर्बरता इस बर्रे सगीर के अंदर हुई, जिसका कोई पैमाना नहीं, जिसको आप जिसके घर उजड़े, जिसके नजदीकी लोग मारे गए, उनसे जाके पूछे कि क्या आपके लिए आजादी हुई या बर्बादी हुई। और अगर वही एक तरफ पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए वो खुशी का माहौल था कि वो एक अलहदा मुल्क मिल गया है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग, खास तौर से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत दुखी थे कि हमारा मुल्क जो है तकसीम हो गया है। और उसका कारण ये है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसकी शुरुआत इंडस रिवर के किनारे से हुई, सिंध में और पंजाब से हुई। तो उसके लिए एक अलग ही हमारा लगाव है, प्रेम है, प्यार है।
तो ये चीजें लाजमी है, वो एक दुश्मनी आज तक चली जा रही है और वही चीज आपके मीडिया में देखने को मिली, ट्विटर पर देखने को मिली। और ऐसा होते रहना इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा होता है तो हम अलर्ट रहते हैं और हमें ये लगता है कि ठीक है, ये जो नफरत जो दूसरी तरफ से देखने को मिलती है वो हमको ये बार बार बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अलर्ट रहना है, अपने आप को रिलैक्स नहीं करना है, क्योंकि अगला आपका जो दुश्मन है वो आपसे बहुत नफरत करता है, मौका मिलते ही आपका गला रेत देगा। ये बिल्कुल क्लियर एक मैसेज आता है। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारे लिए एक पॉइंट है कि हम अलर्ट रहें। अब इसके बाद आपने सवाल पूछा कि जब अच्छा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कोई बात होती है, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो उसमें बोला जाता है कि हिंदुस्तान मुलविस है, और हिंदुस्तान में कुछ ऐसा होता है तो आप लोग कहते हैं कि आईएसआई का इसमें हाथ है। बहरहाल आईएसआई का हाथ इसलिए है, आप लोग क्यों कहते हैं हिंदुस्तान का हाथ है वो आप ज्यादा जानती हैं, वो आप ज्यादा उस चीज को क्लियर करेंगी, बट आईएसआई का क्यों हम बोलते हैं वो आपको हम क्लियर कट कर देते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि एक पाकिस्तान के एक हुक्मरान थे जनरल जियाउल हक, और उनकी पॉलिसी थी कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, इसके ये इट इज रिटन डॉक्यूमेंटेड थे, और हिंदुस्तान को ब्लीड करना 1000 कट लगाकर, ये एक जब स्टेट की पॉलिसी हो, और इस पॉलिसी के चलते उन्होंने पंजाब के अंदर बेइंतहा इंसर्जेंसी को फ्यूल किया, उन्होंने कम्युनल डिवाइड पैदा कर दिया था, हजारों हिंदुओं को मार दिया गया, हजारों सिखों ने जान गंवाई, एक खालिस्तान मूवमेंट खड़ा किया जिसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। हमारे यहाँ तो AK-47 बनती नहीं, हमारे यहाँ पे पेशावर की तरह, फ्रंटियर की तरह कोई दुकानें भी नहीं है इस तरीके के हथियारों की। वो लाखों की तादाद में बॉर्डर ओपन थे, तब फेंस भी नहीं थी, हिंदुस्तान में वो घुसे, दाखिल हुए और सिखों को बरगलाया गया और इस तरीके की कार्रवाई की। हमने एक प्रधानमंत्री इस चक्कर में खो दिया। तो ये जो कार्रवाई हुई इससे जाहिर सी बात है कुछ जख्म भी लगे, और कुछ सिख ऐसे हुए जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया हो गए। जाहिर सी बात है जो उस जमाने के जो आतंकवादी थे, जिनको हिंदुस्तान की सरकार की जो एजेंसीज है उन्होंने खत्म कर दिया, जाहिर सी बात है वो तो अभी जिंदा है ना, उनकी सिंपैथी तो उन्हीं लोगों के साथ है जिन लोगों को रिप्रेजेंट उनके भाई बहन भतीजे बड़े छोटे जो कर रहे थे, जो कि आतंकवादी थे और मारे गए। ये लोग बहुत सारे कम हैं, बहुत कम लोग हैं ये। और जब ये मारे जाते थे तो इनके घरों को सपोर्ट करते थे कनाडा में बैठे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, पैसे की कमी नहीं थी, सपोर्ट करते थे। और आज भी अपने आप को मोर लॉयल दिखाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं ये कुछ लोग, क्योंकि एक बड़ा क्रेज है इंडिया के पंजाब में, आई एम श्योर आपके यहाँ भी है, कि कनाडा जाना है जी, इंग्लैंड जाना है, तो इंग्लैंड और कनाडा के लिए चाहे अपनी माँ को जूती मारनी पड़ जाए तो जूती मार देंगे, लेकिन मेरे को जाना वहां पर है। तो उसी के चलते कुछ थोड़ा और ड्रामा भी कर देते हैं, बट इन हार्ट ऑफ हार्ट लेट मी टेल यू इतना ज्यादा है नहीं। बहरहाल जो ये किसान का जो आंदोलन था, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट आ गए और इन लोगों ने ट्विटर पे, यूट्यूब पे बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया। और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो कनाडा में और जो इंग्लैंड में बैठे हैं वो बहुत ज्यादा ISI फंडेड है, ये हम लोगों को मालूम है, और उस फंड के चलते वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। इंटरेस्टिंगली जब हम आगे बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले की बात है कि ट्विटर ने इस तरीके के खालिस्तानी हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है, और कुछ ISI हैंडल्स थे जो फेक आईडीज के चलते प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो भी बंद कर दिए हैं। तकरीबन 100 और ऐसी आइडेंटिफाइड साइट्स ऑब्लिक हैंडल्स पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड थे जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो ISI का रोल बिल्कुल क्लियर कट है, बट मजेदार बात ये है कि चाहे कितना भी कोशिश कर लें, जो सिख कम्युनिटी है वो इतनी पेट्रियाटिक है, 99% they are absolutely patriotic and with the nation। जो 1% है वो कनाडा जाना है और इंग्लैंड जाने वाले हैं,
और उनके दूसरे मोटिव्स हैं। तो ये है, अदरवाइज लोअर लेवल पर किसी को कोई वो मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। तो सर, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं कि इसमें आईएसआई इन्वॉल्वमेंट है आईएसआई की, तो आप उसको सामने लेकर आइए, मीडिया को दिखाइए, पब्लिक को दिखाइए कि लोगों को पता चले। सिर्फ एलिगेशन लगाने से तो काम नहीं बनेगा ना, जाहिर है यहाँ से तो इनकार हो जाएगा, वो कहेंगे हमने तो नहीं किया। लेकिन अगर आप कोई प्रूफ देंगे, कोई कुछ ऐसी चीज हो जिससे साबित होता हो कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, तभी कोई मानेगा ना, सिर्फ कहने से तो नहीं मानेगा। बिल्कुल मान रहे हैं मैं, जो आईएसआई के जो हैंडल है, जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप पाकिस्तान में बैठी हैं, अब बात तो आप मेरी तरह ही कर रही हैं, लेकिन कैसे पता लगेगा कि ये पाकिस्तान से है और ये इंडिया से बैठे हुए आदमी है? वो आपने एक बड़ी एक बात करी जिससे क्लियर कट हो जाता है। आपने बोला कि वो कुछ झंडा लगाया, पता नहीं वो पीले से रंग का था, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का था या खालिस्तान का था, ये मेरे को नहीं पता। जैसे ही आपने ये बोला, कोई इंडियन ऐसे बात नहीं करेगा। इंडियन बात करेगा कि वो सरदारों का झंडा था, सिख फ्लैग था या खालिस्तानी फ्लैग था। ऑर्गेनाइजेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे हर एक शहर में गुरुद्वारे हैं। दुनिया भर के हिंदू, मेरे ख्याल से जिस शहर में गुरुद्वारा होगा, तकरीबन सारे ही कोई ना कोई किसी टाइम गुरुद्वारा जाता है, सबको पता है वो क्या था। तो यहाँ से क्लियर होता है। तो इसीलिए जब वो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं, और जब वो गलती कर जाते हैं तो वो क्लियर कट हो जाता है। जैसे परवेज मुशर्रफ की जो पार्टी का जो हैंडल है, उसने इतनी खुशी मनाई और उसके जो ट्वीट देखे हम खुश हो गए, क्योंकि जैसी ही खुशी मनती है वो क्लियर कट हो जाता है कि अगला क्या आपका हमदर्द है या क्या है। और वही चीज काफी होती है साबित करने के लिए। जहां तक प्रूफ का सवाल है, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। कितनी बार प्रूफ दिए, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, होगा भी कुछ नहीं। आप क्या कर लेंगे? आप देते रहिए प्रूफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रूफ देना है तो प्रूफ अपने आप दिया जाता है, चाहे वो उड़ी के माध्यम से हो या बालाकोट के माध्यम से हो। और ये मोदी जी जाने, अमित शाह जाने, राजनाथ जाने की कैसे प्रूफ को हैंडल करना है, बट जो आम लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि क्या है, और उसके लिए प्रूफ आप ही लोग देते हैं। जब ट्विटर पे आते हैं और आप बातें करते हैं चैनल्स पे, उतना काफी होता है लोगों को कन्विंस करना कि हवा किधर से चल रही है। नहीं, इस बात से तो मैं आपके बिल्कुल एग्री करूंगी कि सोशल मीडिया पर बहुत दफा जो ट्वीट्स आती हैं, अभी जैसे आपको पता ही है कि 4-5 दिन, बल्कि 1 वीक से ऑलमोस्ट मेरे पीछे सब पड़े हुए हैं और क्या क्या लिखा जा रहा है। तो उसमें बहुत सी आईडीज ऐसी हैं जिसको पढ़ के मुझे लगता है कि ये इंडियंस की नहीं है। नाम इंडियंस के ही हैं, मगर आईडीज के लिखने का अंदाज पाकिस्तानी है। उनके वर्ड्स जो वो यूज करते हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। तो उससे मुझे हंसी भी आती है और मैं कहती हूँ अच्छा, इन्होंने किसी इंडियन की आईडी बनाई है और अब ये मुझे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे। से आपका क्या मतलब है? मतलब नाम इंडियन होगा और फ्लैग भी इंडिया का लगा होगा। ट्विटर पे कह रही हूँ मैं वही कह रहा हूँ। अभी देखिए, हाँ। ये आपने बात करी ना, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। शायद मैंने किसी आपके साथ पहले भी बताया कि एक पाकिस्तानी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मेरे को कॉल किया, कहते सर वो इंडियंस आए थे पाकिस्तान से, कुछ इंडियंस आए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। तो मैं पहले कंफ्यूज हो गया कि कौन से इंडियंस आए थे पाकिस्तान से। फिर बाद में पता लगा वो ये कहना चाहते कि हिंदू आए थे। तो मेरे ख्याल से आप जब बोल रहे हैं कि इंडियन आईडीज थी, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि बाय हिंदू नेम। नहीं, मैं नेशनलिटी की बात कर रही हूँ। मैं हर किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही। मैं इंडियन सिटीजन्स की बात कर रही हूँ कि उनके नाम से आईडीज बनी हुई हैं ट्विटर पे, फ्लैग भी इंडिया का लगा हुआ है, लेकिन जब वो लिखते हैं ना तो उनका स्टाइल ऐसा है जैसे पाकिस्तानी लिखते हैं। तो मैंने बल्कि घर में कहा भी, एकदम मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा ये कोई पाकिस्तानी है और इन्होंने आईडी जो है वो इंडियन बनाई है ताकि मुझे लगे कि इंडिया से कोई मुझे ये बोल रहा है। और मगर उनके जो बात करने का स्टाइल था ना वो पाकिस्तानी था। दूसरा, उनकी स्पेलिंग इतनी गलत थी। मैंने कहा इंडियंस की स्पेलिंग्स यूजुअली इतनी गंदी नहीं होती, ये हमारी साइड पे होती है। तो वो उससे भी मुझे, तो वो मैं कह रही हूँ कि उससे पकड़े जाते हैं। लेकिन
ये है कि बिल्कुल एक चीज और इसमें मैं कर्नल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे बहुत पहले गवर्नमेंट को इस चीज को कंट्रोल कर लेना चाहिए था, खत्म करवा देना चाहिए था? इसको बहुत ज्यादा इन्होंने ढील नहीं दे दी, बहुत लॉन्ग हो गया, ये बहुत देर तक चला, जिसकी वजह से लास्ट में जाके आपको ये सारे इश्यूज देखने पड़े। थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर उस वक्त पीछे हट जाती, मैंने एक दो स्टेटमेंट्स देखी थी या सुनी थी मोदी जी की, जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं हम इस बिल को चेंज नहीं करेंगे, हम इसको हटाएंगे नहीं, अगर थोड़ा सा वो भी थोड़ी लचक दिखाते और कहते ठीक है फॉर द टाइम बीइंग हट जाते, तो हो सकता है ये चीज जो है इतनी ज्यादा ना बढ़ती। देखिए, वो टाइमिंग को हटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 18 मंथ्स तक इस फार्म बिल को सस्पेंड कर देते, स्टे लगा देते इसके ऊपर, और इस दौरान आप हमें बताइए कि इसमें तकलीफ कहाँ है, पॉइंट वाइज। अगर इस फार्म लॉ में 15 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, तो आप पॉइंट वाइज हमको बताइए कि इसमें आपको तकलीफ कहाँ है, कष्ट कहाँ है। जहां पे तकलीफ है उसको हम अमेंड कर देंगे, आप वो करेंगे, लेकिन हम इनको खारिज नहीं करेंगे। उनका यह पॉइंट था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ उनके पास है ही नहीं कोई जवाब। बिकॉज अगर आप लॉजिकली बात करेंगे, मैथमेटिकली बात करेंगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो उसको खारिज कराना चाह रहे हैं। इसके अंदर आड़तियों का बहुत रोल है, जो मिडिल मैन है उनका बहुत रोल है, और मिडिल मैन जो है, जो पूरी मंडियों को कंट्रोल करता है, उसके स्टेक्स बहुत हाई है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसकी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकता। वो मिडिल मैन वो है जो कि फार्मर को लोन भी दे देता है, सॉफ्ट लोन, और बहुत सारे फार्मर हैं जो कि उनके लोन्स में दबे हुए हैं। उनके शेयर पर भी बहुत सारे गरीब किसान यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या सरकार को सरकार ने बहुत ज्यादा ढील दे दी, तो कहा जाता है कि इतनी लंबी रस्सी दो कि आपका दुश्मन खुद ही गले में बांध के और लटक जाए। इसमें यहाँ पे दुश्मन वो एंटी नेशनल फोर्सेस है, जिन्होंने ये फार्म किसानों के नाम पे ये फार्म प्रोटेस्ट किया। इतना प्रोग्रेसिव लॉ है, देश के हित में है, और मालूम है इन सबको, ऐसी बात नहीं है मालूम नहीं है। किसान यूनियंस की कईयों की डिमांड रही है ये, जो कि ये लागू हो गया, ये डिमांड है, और ये भी, लेकिन फिर भी आप जो है उसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो ये है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने कल ट्वीट भी किया था, कि when your enemy is committing a mistake, do not interrupt him. Let him commit. So they committed that mistake, and it was just because of that mistake, or that mistake that he was committing, the arrogance, कि वो लाल किले पर चढ़ गए, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, और ऐसे इमेजेस आए। देखिए, इंडिया एक बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे इमेज का बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत में जब ये फार्म प्रोटेस्ट चला था, तो एक इमेज बड़ी वायरल हुई, जिसमें एक ओल्ड फार्मर ऐसे वॉक कर रहा है, उसके ऊपर एक लाठी चार्ज करने वाला एक सिपाही जो है पुलिस का, वो ऐसे दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी मीम बन गई, गाने बन गए, और ये बिल्कुल टिपिकल लेफ्टिस्ट स्टाइल है ये, और उसका पूरा ड्रामा खड़ा हो गया। अब भी चाह रहे थे कि कुछ किसान मर जाते, उनको शहीद बना दिया जाता, और गाने बनते, और माहौल बनता, लेकिन वो नहीं हुआ। इस बार फोटो पलट गई। वो किसान अब डंडा लेकर एक लेडी पुलिस कांस्टेबल को हैरेस करते हुए ये किसान दिखे, मॉब घेर के, जैसे शिकारी कुत्ते अपने शिकार को घेर लेते, ऐसे एक लेडी कांस्टेबल को घेरा हुआ है इन लोगों ने। इन लोगों ने पुलिस वालों पर तलवारों से हमला किया, इन लोगों ने पुलिस वालों को दीवार के परे फेंका। 300 पुलिसकर्मी जो है जख्मी है। इससे पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। अब इन बदमाशों के लिए किसी को सिंपैथी नहीं है। अब गवर्नमेंट जो है बड़े आसानी से इनको कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि ये एक्सपोज हो गए। अगर ये सरकार शुरू में सख्ती दिखा देती, तो लोग कहते कि मोदी फांसीवादी है, हिंदुस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। लेकिन अब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसी सरकार ने इतना लचीलापन दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई,
15-16 बार बातचीत करी, सारी डिमांड्स को अकोमोडेट करने के लिए वो तैयार हो गए। इनकी जो ईगो थी, हठ धर्म था, वो बिल्कुल सामने आया और अल्टीमेटली जो उनका काला चेहरा था वो अब आके सामने खड़ा हो गया है और 15-20 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। तो अभी तक जो हितैषी हिमायती बनते थे, अब उनको वकीलों की मदद लेनी पड़ेगी। सर मुझे लास्ट में आप ये बताइए कि इसमें लोग कितने थे, क्योंकि अब बहुत से पैनलिस्ट ऐसे इंडियन पैनलिस्ट जो आए मेरे शो में शुरू से, जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कई बार इस पे बात हुई तो हर एक ने कहा थोड़े से लोग हैं, थोड़े से लोग आए हैं पंजाब से, जबकि आपके जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कहीं भी, वहां पे लोग कह रहे थे कि पूरे भारत से लोग आए हैं और बहुत ज्यादा हैं। और जबकि जो पैनलिस्ट हैं वो ये बात बड़े, मतलब ऐसे पैनलिस्ट भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जो बड़े फेमस हैं, जो बहुत पसंद किए जाते हैं, वो उनको भी इंडियंस ने कहा कि ये यहाँ पे गलत बता रहे हैं, जो फिगर बता रहे हैं वो नहीं है, बल्कि पूरे भारत से आए हैं और बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा ये कि लास्ट में बस यही कि आपको लग रहा है कि ये 2-4 दिन में, इस वीक में ये चीज जो है सेटल डाउन हो जाएगी? तो लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ये 2-4 वीक में सेटल नहीं होगी और ये जब तक सेटल नहीं होगी, जब तक ये गेहूं की कटाई शुरू नहीं हो जाती, सब लोग, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की फिर जरूरत पड़ेगी, ये जाएंगे और सरकार भी इनके ऊपर, इनको ऐसे खदेड़ेगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। ये जहां पे बैठे रहेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। जहां तक इनकी तादाद की सवाल है कि कितने लोग थे, लोग बहुत कम थे। क्या ये पूरे देश से आए थे? बिल्कुल पूरे देश से आए थे। जितनी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर इनकी पकड़ है और इन्हीं के संगठन से जुड़े लोग आए थे। क्या ये लाखों की तादाद में आए थे? बिल्कुल नहीं आए थे। एक भी कोई फुटेज दिखा दे जो कि ड्रोन से ली गई हो या हवा से ली गई हो, जो कि इनकी तादाद दिखा दे लाखों में। ये सारी जो फुटेज है, ये ग्राउंड लेवल से ली गई, दिखाई गई है और ये कुछ हजारों की संख्या में छोटे छोटे पॉकेट्स में अलग अलग जगह बैठे थे। ज्यादातर जो किसान है, जो ज्यादातर इसकी जो प्रोटेस्टर्स की जो पॉपुलेशन है, वो पंजाब से आती है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड इस फार्म लॉ से सिख्स अपने आप को महसूस करते हैं, वो सबसे ज्यादा डराए हुए हैं। उनको उसी तरीके से डराया गया है जैसे सीएए के दौरान मुसलमानों को डराया गया था। और उसके बाद जो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के समर्थित जाट हैं, चाहे वो हरियाणा के हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो। और आपको ये भी बता दूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वहां का किसान आंदोलन पे उतरा हुआ है और जहां जहां की सरकार कांग्रेस की नहीं है, वहां पर किसान जो है मुतमईन है। तो ये एक फर्क है, इससे आप समझ जाइए। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, बॉर्डरिंग स्टेट है, खालिस्तान मूवमेंट वाली एक बैकग्राउंड है, तो पंजाब के एक अलग डायमेंशन है, इसीलिए लोग आके बैठे हुए हैं और ये अभी बैठे रहेंगे और 1-2 महीना और चलेगा। बिल्कुल सही, लेकिन आई होप कि ये जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि 1-2 महीना और बैठे रहेंगे मतलब है कि यही कुछ हंगामा कुछ ना कुछ होता रहेगा, खाली तो बैठेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो इतना कुछ डिटेल से बताया ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या हो रहा है। और आई होप कि थोड़ा सा दोनों कंट्रीज के लोग जो है हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में खुश ना हो, क्योंकि ये कोई खुशी की बात नहीं है कि अगर भारत में इस तरह से मसला है, कल कोई हमारे साथ भी हो सकता है। तो आई विश कि ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और दोबारा से आप लोग जो है आराम से, जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है, वो सब कोई गुजारे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू मैडम। थैंक यू। चलिए। बिल्कुल, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, उतनी चीज़ें होती हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये फार्मर जो किसान प्रोटेस्ट था, वो एक वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में लोग आए हुए थे। तो अब जैसे कि इन्होंने बिल्कुल, रणवीर सिंह सर ने बिल्कुल कंफर्मेशन कर दी इस चीज़ की कि ऐसा कुछ नहीं था। लाखों में नहीं थे, कुछ हज़ारों में लोग थे जो कि आए थे और वो पूरी
भारत से आए थे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें लोगों ने कहा था कि नहीं आ रहे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि रणवीर सिंह जी जो सर हैं, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि नहीं ये आए हैं पूरे भारत से। लेकिन इससे पहले हमने एक मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो देखी थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ से कोई नहीं आया। मतलब उन्होंने केरला का भी नाम लिया था, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का भी नाम लिया था, या फिर दूसरी जो शहर हैं, दूसरी जगहें हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग क्यों नहीं आए, सिर्फ यहाँ के लोग क्यों आए। तो उनका स्टेटमेंट ये था, जहाँ तक मुझे आइडिया, हमने देखा भी था। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो हमें सुनने को मिल रही हैं। तो खैर, जितनी भी क्वांटिटी में आए थे या जहाँ से भी आए थे, बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग, इन लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था ये सारी चीज़ें कि उन लोगों ने आना है और इस तरह से इस दिन को ये चीज़ करनी है। और जो झंडा लहराया था बेसिकली वो दूसरा झंडा था, जो कि इनका एक गुरुद्वारे पे मेरे ख्याल से झंडा होता है, जो कि येलो कलर का या ऑरेंज कलर का कुछ इस तरह का था, वो वाला लहराया था। लेकिन सुनने में ये भी चीज़ आ रही थी कि जो भारत का जो झंडा है बेसिकली वो हटाकर अपना झंडा इन्होंने ये वाला लगा दिया। लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है। ये लोग जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि नहीं भारत का हटाकर उन्होंने लगाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना लगाया था लेकिन भारत का तिरंगा नहीं उतारा था। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ की भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि हाँ ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ कन्फर्मेशन हुई है। और एक और चीज़ है कि इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है बेसिकली, उसमें पाकिस्तान, अगर कुछ होता है पाकिस्तान के लोग हंसते हैं, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो अब जैसे पाकिस्तान में जहाज़ गिरा था PIA का, तो उस पर कराची में, तो उस पर लोग इतना हंस रहे थे। और अगर हम बात करते हैं भारत में कुछ होता है तो उस पर लोग हंस रहे होते हैं। जैसे कि कल का इंसिडेंट आप ले लें जो 26 का है, तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई हंसने की बात नहीं है, कोई खुशियाँ मनाने की बात नहीं है। हर कंट्री जो होती है ना, वो वहाँ के रहने वालों के लिए एक रिस्पेक्टफुल होती है, मतलब कि वो उसकी माँ की जगह होती है, ठीक है। और उसके रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको जब भी वहाँ पर कुछ होता है उनको हर्ट होता है। जैसे कि अब भारत में कुछ हुआ है तो उस पर लोग रोए हैं, लोगों का दिल दुखा है यार, कोई आम बात नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए जो लोग इन चीज़ों पर हंसते हैं और खुश होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग हैं बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी हट गई, और ये जो इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं 26 को, तो उस वक्त लोगों के साथ इंटरनेट कनेक्शन हटा दिए गए थे। यार क्यों नहीं, क्योंकि मुल्क की बदनामी ना हो, मुल्क पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज दे रही थी। इस दिन पे इन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, तो गवर्नमेंट कभी भी इस पे बैठने वाली नहीं है चुप करके, ये तो सबको ही पता है। और अगर वो लोग ट्रैक्टर गवर्नमेंट ले गई है, और फिर तो इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये किस मुंह से जाएंगे और क्या बोलेंगे, जैसे कि रणवीर सर ने कहा है। और एक और लास्ट में चीज़ ये कहूँगी कि यार जो पुलिस वालों के ऊपर इन लोगों ने हाथ उठाया है, तो ये बहुत गलत बात है। पुलिस वालों ने अगर आपका यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब है कि वो कंट्री की रिस्पेक्ट है, ठीक है। अगर आपने उन पर हाथ उठाया तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी इंसान पे हाथ नहीं उठाया, आपने अपनी कंट्री की इज्जत पे हाथ उठाया है। तो उस पर हाथ उठाने से पहले आपको 10 बार सोचना तो चाहिए कि एटलीस्ट आप कर क्या रहे हो, और वो भी फीमेल के ऊपर। यार अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो आई होप कि मोदी जी जो हैं आने वाले वक्त में इसको कंट्रोल करेंगे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी, ताकि कोई और लोग जो हैं दूसरी कंट्री के लोग हैं इस पर हंसे नहीं, इस पर मजाक ना उड़ाएं और इस पर कोई बात ना बनाए। सो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इस तरह का कुछ करने वाले हैं। और अमित शाह भी देखें, अमित शाह हो गए और मोदी जी हो गए, ये बहुत नीचे लेवल से ऊपर आए हैं, और इनको जिस लेवल पे आए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करके उनको देख कर आए, इसलिए उनको आइडिया है कि पब्लिक किस तकलीफ से गुजरती है, पब्लिक को कितना हर्ट होता है, पब्लिक कितनी परेशान होती है, ठीक है। तो अब मोदी जी पर अगर मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं वो पब्लिक को देख कर ले रहे हैं, तो इस पर
किसी को इस तरह से इशू नहीं होना चाहिए, जो अगर वो कोई भी ऐसा फैसला कर रहे हैं, अगर इशू है भी तो उसे पुरअमन तरीके से उसको रिजॉल्व करना चाहिए, उसके लिए बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इतने बड़े डे पे आकर इस तरह से कोई भी इशू क्रिएट करेंगे तो आपकी कोई कंट्री की इमेज डाउन करेंगे, तो आने वाले वक्त में आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है जैसा आप कर रहे हो, तो उससे डबल ही होगा। सो खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस पर कितना जो है इस पर कंट्रोल किया जाता है या फिर इस पर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मोदी जी का। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।